हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, हम लोग काम कर रहे हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट पर। सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट मतलब ये हुआ कि अगर ये ECF है और ये ICF है, अगर सोडियम अंदर जा रहा है और उसके साथ में कौन जा रहा है, आयोडीन। यहाँ पे कौन जा रहा है, सोडियम प्लस, और यहाँ पे कौन जा रहा है, आयोडीन। और आप क्या ICF में चाहते हो कि आयोडीन अंदर घुस जाए? क्या आप चाहते हो कि आयोडीन अंदर घुसे? नहीं। आपकी जो बीमारी वो हाइपर है। हाइपर का मतलब हुआ कि पहले से थायराइड ज़्यादा है, और थायराइड के जो 2 हार्मोन है उनका नाम कौन बताएगा मुझे? थायराइड जो 2 हार्मोन निकालता है, T3 और TI3 TI4, TI3 और TI4। अब मुझे कौन बताएगा TI3 का पूरा नाम क्या है और TI4 का पूरा नाम? ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोक्सिन। ये हो गया ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। ये ज़्यादा हो जाएंगे तभी तो आपको हाइपर होगा। हाँ। और अगर सोडियम ये वाला सिम्पोर्ट खुल गया सोडियम का और आयोडीन का, तो उस केस में ICF के अंदर थायराइड की मात्रा अगर खुल गया तो ज़्यादा हो जाएगी। और आप क्या चाहते हो कि वो कम हो, इसलिए हम लोग इनहिबिशन कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पर, थायराइड पेरोक्साइडेज इनहिबिटर। ड्रग के नाम, हाँ ड्रग के नाम इसमें TPP 4 हैं। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद करते हो TPPF। T से आपको बनता है थायोसाइनेट, फ्लोरोफॉस्फेट। ये दोनों में ही पर लग रहा है, पर क्लोरेट और परसिट्रेट, पर टेक्नेट एंड और इसका नाम हो गया फ्लोरोफॉस्फेट PPPF। ये 4 जो ड्रग है वो क्या काम करेगी? वो सोडियम आयोडीन माइनस, सोडियम प्लस और आयोडीन माइनस के सिम्पोर्ट को रोक देंगे, जिसकी वजह से आयोडीन नहीं जाएगा ICF में कि ECF में? ICF में, और इस वजह से ये काम कर देंगे। TPPF, मैं एक बार तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। T का नाम थायोसाइनेट, P का नाम परक्लोरेट और टेक्नेट, और F का नाम है फ्लोरोफॉस्फेट। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे पर। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, जो एंजाइम थायराइड बनाती है उस एंजाइम का नाम है थायराइड पेरोक्साइडेज। थायराइड पेरोक्साइडेज का काम जो होता है वो 3 तरह से काम करती है। या तो वो ऑक्सीडेशन करेगी, या वो कपलिंग करेगी, या वो ऑर्गेनोफिकेशन करेगी। ऑक्सीडेशन आप लोग सब जानते हो कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कपलिंग का मतलब होता है 2 चीजों का जुड़ जाना, और ऑर्गेनोफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गन पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, एक साथ में इकट्ठा हो जाना। ऑक्सीडेशन, कपलिंग और ऑर्गेनोफिकेशन, और ये तीनों ही चीज थायराइड के सिंथेसिस को बढ़ाती है। राइट? यस सर। अगर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे ये थायराइड का सिंथेसिस बढ़ेगा, थायराइड का सिंथेसिस बढ़ रहा है। अब आप ये बताइए, अगर हम इस एंजाइम को रोक दें, यानी कि हम इसको इनहिबिट कर दें, तो क्या ये काम नहीं होंगे? नहीं होंगे। और अगर ये काम नहीं होंगे तो थायराइड का सिंथेसिस रुक जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग जो दूसरे काम करते हैं वो हम लोग करते हैं थायराइड पेरोक्साइडेज इनहिबिटर। हमें इसको रोकना है, और इसके लिए जो 2 दवाइयाँ हैं उसमें से जो सबसे फेमस दवाई है वो है प्रोपाइल यूरासिल। प्रोपाइल यूरासिल के बारे में आपको ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और वो भी कब? फर्स्ट 3 मंथ, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे राहुल ने कहा कि पहले के 3 सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो अगर ये पहले के ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि इसके बाद में हम और कौन सी दवाई? मेथामोजोल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। और ये जो दवाई है ये आप दे दो, लेकिन हमारे पास में प्रोपाइल यूरासिल जो है वो सबसे बेस्ट ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस ऐप मानी जाएगी। किस में? हाइपरथायराइड।
इसके अलावा आप कार्बामोजोल भी दे सकते हो। कार्बामोजोल याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पीसीएम से अगर आपको याद हो गया हो तो मुझे आप इनके नाम बता दीजिए। पी से प्रोपाइलयूरासिल, मेथामोजोल, कार्बामोजोल और मिथाइल। ये 3 हमारी दवाई जिसमें सबसे अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस वो कौन सी है? पी है, मतलब प्रोपाइलयूरासिल। वेरी गुड। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे पॉइंट पे। ये हमारा था दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें याद कर लिए हैं। अब आएगा आपका तीसरा। अब हम लोग कर रहे हैं इनहिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। इनहिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। थर्ड पॉइंट, इनहिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। इस केस में आपको क्या करना है? थायराइड का हार्मोन का रिलीज तभी तो होगा जब एक फीडबैक मैकेनिज्म ये कहेगा कि आपको थायराइड चाहिए, आपको पहले से हाइपरथायराइड है और आप चाहते हो कि थायराइड का रिलीज ना हो या कम हो। आप लोग जो उसमें दवाई यूज करो वो करोगे NaI, नाउ सोडियम आयोडाइड या KI पोटेशियम आयोडाइड या फिर लीगोल सॉल्यूशन। लीगोल सॉल्यूशन जो होता है उसमें 5% तो होता है सोडियम, 5% होता है आयोडीन 5%, आयोडीन देन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि ब्लड में आपके पास में ये आयोडीन की मात्रा पहुंच गई। किसके द्वारा? एक आयोडीन ये पहुंच गया, आयोडीन ये पहुंच गया, ये आयोडीन ये पहुंच गया, आयोडीन पहुंच गया। अगर ब्लड में पहले से आयोडीन पहुंच गया है इंटेस्टाइन में, तो ब्रेन तक वो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं जाएगा और ब्रेन इस बात को ऑर्डर नहीं करेगा कि थायराइड हार्मोन और रिलीज करे। तो इस वजह से हमने सीधा हमने थायराइड हार्मोन की रिलीज को ही रोक दिया और इस तरह से थायराइड की कमी हो गई। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं थायराइड की हार्मोन को रिलीज को कम करने के लिए, और ये तीसरा वो तरीका था। अब हम चौथी की बात करते हैं। चौथे में आपको जो करना है वो आप डिस्ट्रक्शन करोगे। चौथे केस में हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि हम लोग अपने थायराइड ग्लैंड को ही मार रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं कैंसर सेल में, कैंसर सेल के टाइम पर क्या करते हैं कि कैंसर सेल जो खराब हो चुकी है, जो ओवर ग्रोथ हो चुकी है, जिनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, हम उनको मार रहे हैं और उनको मारना हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है। इसी प्रकार अगर किसी आदमी को गोइटर हो चुका है, गोइटर का मतलब होता है गलगंड, जो कि जैसे एक मांस जो फूल जाता है, क्योंकि गोइटर क्या करता है, गोइटर फूलता क्यों? गोइटर इसलिए फूलता है कि जब यहाँ पे थायराइड की कमी हो जाती है आयोडीन की, तो वो आयोडीन की कमी करने के लिए वो आगे ब्लड के अंदर के आयोडीन को खाता है और ऐसे खाते 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 वो मोटा होता जाता है और इस तरह से क्या बन जाता है, एक ग्लैंड बन जाता है, मोटा हो जाता है वो हिस्सा। अब हम चाहते हैं कि वो जो मोटा हिस्सा जो बन चुका है, गलगंड, थायराइड, गोइटर, बीमारी का नाम है गोइटर, और जो कब होती है, हाइपर सिक्रेशन होगी। आप चाहते हो इसको मार दें, और इसको मारने के लिए जैसे कैंसर में हम लोग एक कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। ऐसे इसमें जो आप यूज़ करो वो है 1I-131 और I-131 आइसोटोप है किसका? I-127 का, I-127 का इसका आइसोटोप है ये। और आपको पता है कीमोथेरेपी में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो आइसोटोप यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है, इनकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी एक आइसोटोप कितनी देर में अपनी प्रीवियस का में, मतलब जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ है इनिशियल स्टेज, उसका आधा होने में कितना टाइम लगाता है? I-131 लगाता है 8 डेज। अगर वो 8 डेज लगा रहा है, इसका मतलब होगा कि 8 दिन तक वो अपनी हाफ डोज तक पहुँचा है, यानी आगे 16 दिन तक और वो है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोई भी आइसोटोप पूरी तरह खत्म हो सकता है? अगर देखिए, अगर आपने कोई चीज़ को 100 mg पे लिया, 100 ग्राम लिया, उसका 8 दिन का हाफ लाइफ है, मतलब ये हुआ कि ये 50 ग्राम कब पहुंच जाएगी? 8 दिन में। लेकिन अगली बार वो 8 दिन में कितने पहुंचेगी? 25 ग्राम। 16 दिन में खत्म नहीं हुई है वो, नहीं हुई। फिर अगले 8 दिन में 12.5 ग्राम, अगले 8 दिन में 6.25 ग्राम। मेरी बात समझो, वो खत्म। ये एक रीज़न है कि जो कीमोथेरेपी होती है उनका यूज डेंजरस होता है।
ये एक और रीज़न है कि जब आपको बोलते हैं कि जिस टाइम पे एक्सरे हो रहा है या किसी की सोनोग्राफी हो रही है, क्योंकि उसमें एक्सरे यूज़ कर रहे हैं आप वो भी रेज यूज़ कर रहे हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं, तो आपको बाहर निकाल देते हैं। जो उसका पेशेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। कीमोथेरेपी इसी को होती है। दूसरी बात, जिस टाइम पे कीमोथेरेपी हो रही है, अगर आपने सुना हो तो जब एक कैंसर पेशेंट होता है ना, उसके बाल भी उड़ जाते हैं। ये बात आपने लोगों ने सुनी है? बाल पता क्यों उड़ते हैं? आपने कोई उसको ट्रीटमेंट बाल को उड़ने का तो नहीं दिया है, आपने ट्रीटमेंट किसका दिया है? उसको कैंसर को मारने का। लेकिन क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, वो रहेगी, तो वो कहने की तो और भी मारेगी ना, इसलिए वो बाल भी उड़ते हैं उसके। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है, वो होता है हम लोग T4 से T3, 5th पॉइंट T4 से T3। T4 का नाम टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, T3 का नाम ट्राई आइडोथायरोक्सिन। ये जो हार्मोन है ये ज़्यादा एक्टिव है। ये क्या है? मोर एक्टिव है। अब हम चाहते हैं T4 कम एक्टिव है, बन तो दोनों रहे हैं, लेकिन अगर आप T4 को T3 बनने से भी रोक देंगे तो भी तो आपको फायदा होगा। क्योंकि उससे कम से कम T3 तो नहीं बनेगा, क्योंकि मोर एक्टिव है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक घंटे में 100 बार T3 निकल रहा है, एक बार T4 निकल रहा है, लेकिन आपने T4 को T3 नहीं बनने दे रहे हो, तो 100 घंटे में एक बार तो निकलेगा। एक बार तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म और उसका ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।